आज बीजेपी की सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। तो वहीं आज सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब 4 जून के नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था, बाद में फ़ोन आने शुरू हुए। मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक हैं, ये बताओ ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे, ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। उन्होंने कहा कि लेकिन 4 जून की शाम तक उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप करा दिया। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, इसकी निष्पक्षता के मुझे उम्मीद है कि मुझे 5 साल तक ईवीएम के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम 2019 में जाएंगे तो शायद वे फिर से ईवीएम के बारे में बात करेंगे। देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई। अगर 2014, 2019 और 2024 के चुनावों को मिला दें तो कांग्रेस को उतनी सीटें भी नहीं मिली जितनी इस चुनाव में बीजेपी को मिली। मैं साफ देख सकता हूं कि पहले इंडी गठबंधन के लोग धीरे धीरे डूब रहे थे, अब वे तेजी से डूबने वाले हैं। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलके उन्होंने जो भी सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अब आगे क्या कुछ होता है, 9 तारीख में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो क्या कुछ आपको लगता है इस बार की जो सरकार है
वो कई दलों के साथ मिलकर बन रही है। और नीतीश कुमार के बारे में पहले भी कई बार सुना जाता रहा है और देखा भी गया है कि वो कभी भी दल बदल सकते हैं। तो क्या अब की बार सरकार डर के माहौल से चलेगी? अविरल जी। जी देखिए, सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस बात को समझ लेना चाहिए जी। ये 300 पार की सरकार है। 303 सीट आज हमारे पास मौजूद है। इस विषय पर भी चर्चा की जानी चाहिए। हाँ, और पहले उसके साथ ठीक है, तो पहले आप मुझे यही बता दीजिए 303 सीटों का ये क्या सीन है? अविरल जी, 303 सीटें आप बता रहे हैं, किस हिसाब से एनडीए की 303 सीटें हैं? जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये गंगाराम जी मौजूद हैं जी। इंडी गठबंधन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस बात को मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उछल रहे हैं 100 सीट इनकी आई नहीं है, इनकी पूरी पार्टी जश्न मना रही है। मुझे मालूम नहीं किस बात का जश्न मना रहे हैं। ये ट्रिपल डिजिट में नहीं आए, 100 सीट इनके पास आई नहीं, और उसके बाद ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। 272 का आंकड़ा क्रॉस करना आवश्यक था, और हम जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लगभग 300 सीटें तो हमारी आती हैं। 303 आज हो जाती हैं। जिस प्रकार से पूरा एनडीए एकजुट है, वो सबको दिख रहा है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, उससे इंडी गठबंधन के लोग घबराए हुए हैं। दूसरी ओर दिल्ली से केजरीवाल फैक्टर खत्म हो चुका है, इस बात पर भी चर्चा की जानी चाहिए। दिल्ली से जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का फैक्टर समाप्त हुआ, क्या इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये मोहर दिल्ली की जनता ने लगाई है कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुआ। अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से जल बोर्ड घोटाला किया गया, जल बोर्ड घोटाले के साथ साथ यमुना सफाई घोटाला किया गया, तो ये घोटाले आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, जो खुद को खास आदमी पार्टी अब बता सकते हैं, क्योंकि एक खास आदमी है। और खास आदमी पार्टी अब जेल आदमी पार्टी में तब्दील हो चुकी है। एक और आम आदमी पार्टी है जिसका पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में मौजूद है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसके शीर्ष नेतृत्व के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार कोई आरोप मौजूद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो जनहित की बात करती है, गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार सबकी बात करती है। बिल्कुल अविरल मलिक जी, आपकी बात ठीक है जो भी आपने कहा, लेकिन अभी आपने 303 सीटों का जिक्र किया, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं देखिए, समझ में आने वाली बहुत आसान बात है। मैं एक एक करके आपको गिनवा देता हूं। और जिस प्रकार से ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, तो इन्हें इस बात को भी समझ लेना चाहिए और समझा देना चाहिए। जिस तरीके से इनका गठबंधन टूट गया दिल्ली के अंदर, आपको मालूम भी होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से इनका गठबंधन टूटा है, उस विषय पर भी इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में टूट गया है, और ये लूटने का काम करते हैं, उसके बाद ये बोलते नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल आज हमारे साथ है, एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान जी की आप बात कर लीजिए, चिराग पासवान जी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया जिस तरीके से ये एनडीए की जीत का यदि श्रेय किसी को जाता है तो वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। एनडीए की जीत नरेंद्र मोदी जी के कारण ही संभव हो सकी है, ये चिराग पासवान जी कहते हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से इसी बात को कह रहे हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है, और वो है जनहित, वो है विकास। हम विकास के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, गरीब के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जी का भी यही उद्देश्य है कि देश का विकास हो, देश से गरीबी समाप्त हो, महंगाई भ्रष्टाचार समाप्त हो, बेरोजगारी कतई समाप्त हो। बेरोजगारी मुक्त भारत कैसे बने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बने, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई किस प्रकार से हो सके, हम सब इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसीलिए इंडी गठबंधन ठीक है। गंगाराम जी, अब की बार तो इंडिया गठबंधन के खाते में काफी सीटें हैं, तो सरकार चलाने में अब की बार मदद की जाएगी?
हेलो। सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अब की बार तो आपके खाते में भी काफ़ी सीटें गई हैं, और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियाँ आपको लगेंगी, तो वहाँ पर अब की बार आप मजबूती के साथ विरोध भी करेंगे, और अब की बार लगता है कि मिलजुल कर ही सरकार चलेगी, क्योंकि अब की बार इतनी मजबूती बीजेपी की सरकार में नहीं है कि वो अपने अकेले दम पर कुछ भी कर दे। जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम्म। जो नारा दिया गया था 400 पार 400 पार का, एक तो वही दरकिनार हो गया। हम्म। सबसे पहली बात तो यही है। जी। जिस तरीके से देखिए, एक इन लोगों को घमंड बन गया था, हम्म। तो जनता ने उस घमंड को इनके तोड़ा है। हम्म। कहा था ना 400 पार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जी। संविधान बदलने की इन लोगों ने बात की थी, इनके नेताओं ने बात की थी। हम्म। जो इनकी मंशा थी, हम्म। वो मंशा भारत के नागरिकों ने और मतदाताओं ने, हम्म। भारत की जनता ने साफ पढ़ ली थी, जान ली थी, और इन्हें इस लायक छोड़ा कि जो 400 पार का सपना देख रहे थे, उन्हें 240 पे लाके छोड़ दिया है। हम्म। ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो कह रहे हैं कि पहले मनमानी कर लेते थे जी। कि हम ये बिल पास कर लेंगे, वो बिल पास कर लेंगे, संविधान खत्म कर देंगे, तो अब वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हम्म। अब और दूसरी बात ये है कि सरकार चलाने में भी इन्हें अब दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो इनका इंडिया गठबंधन है, मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाला है। क्योंकि देखिए, साहब कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, फुसकार मारना नहीं छोड़ता है। तो जो इनके साथ लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, इन लोगों का आप इतिहास देख लीजिए कि कितना ये लोग बदलते हैं। तो अब इनके दिलों में खुद ये चीज बैठ चुकी है कि हाँ, अब मैं मनमानी नहीं कर पाऊंगा, और अगर जरा सा मैं इन्हें उलटफेर किया तो ये खुद उलटफेर हो जाएंगे, ये तुरंत अर्थ से फर्श पे आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इस बार ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो इनकी मंशा थी और जो इन्होंने सोच रखा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की जनता का, जो उन्होंने ये परिणाम दिए, हमें स्वीकार है। लेकिन हाँ, कम से कम ये तो है कि ये जो चाहते थे, अब वो मंशा बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो अब की बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे देश में हुई है, उसके लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं और ना ही उनके वोटर जिम्मेदार हैं। सबसे ज़्यादा निराशा तो उनके वोटर को ही हाथ लगी है, क्योंकि उन्होंने उनके प्रत्याशियों को वोट किया और वो वहाँ पर हार गए। उसकी रणनीति जो थी, जो बीजेपी की नीतियाँ थीं, चुनाव के लिए उन्होंने फील्ड में जाकर किस तरह की बातें की, उस हिसाब से वो हार गए। अब शुरू में ही चुनाव के बीच में एक तरह का बयान भी आ गया था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ के बिना भारतीय जनता पार्टी क्या है? अविरल जी। देखिए जनता ने मन बना लिया था। इनके पास कोई मुद्दा था ही नहीं, विकास का कोई मुद्दा था इनके पास? कोई मुद्दा विकास का नहीं था इनके पास। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा क्या मुद्दा था इनके पास? ठीक है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मैंने राम मंदिर बनाया, इनके पास और कोई मुद्दे नहीं था, इसलिए इन्हें नकार दिया गया। देखिए, ये वादा करते थे कि अमेठी सीट जीतेंगे, अमेठी सीट हार गई है। ये वादा करते थे रायबरेली जीतेंगे, रायबरेली हार गए। और तो और जो अमेठी, इनकी अयोध्या की जनता ने भी नहीं नकार दिया, और प्रभु श्री राम ने इनको ये समझ सिखा दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, राम को कोई ला सकता है क्या? भले भगवान राम को कोई ला सकता है, लेकिन इनके नेता दावा करते हैं हम राम को लाएंगे। भाई, राम ने आपको बनाया है, राम सबको लाए हैं, आप राम को लाएंगे, ये घमंड था इनका। तो प्रभु श्री राम जी ने इन्हें सबक सिखा दिया है। बिल्कुल। देखिए कितनी भयंकर तरीके से ये अयोध्या आ रहे हैं। और तो और इनका उत्तर प्रदेश में कोई भी नेता इतने बम्पर वोटों से नहीं जीता है। नरेंद्र मोदी जी के 3-4 घंटे लगातार पसीने छूट गए अजय राय जी से। 3-4 घंटे पीछे चले वहां पे, और जीत कितने की हुई है? इतने तो चंद्रशेखर भाई ने जीत हासिल कर ली है पहली बार में, और निर्दलीय होके। अब इनके एक भारी भरकम के नेता हैं
जो नेतृत्व करते हैं और 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। बिल्कुल ठीक है अविरल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस सीट से लड़ रहे थे वो सीट सभी के लिए मायने रखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से लड़ रहे हैं और इतने कम मार्जिन के साथ वहां पर वो जीते हैं। क्या वहां पर रणनीति आपकी खराब रही? जो वहां पर आपने जिसको कार्यभार दिया था संभालने के लिए, क्या उन्होंने सही से काम नहीं किया वहां पर, या अयोध्या वाली तर्ज पर बनारस में भी वहां की जनता नाराज है? नहीं, देखिए, ये केवल एक राज्य को फोकस करके बात की जाए ये बिल्कुल गलत है। पूरे देश के आधार पर बात की जानी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए। ये कोई नहीं, सुनिए, नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक राज्य पर फोकस नहीं करना चाहिए, राम मंदिर आपने कहाँ बनवाया? पूरे देश में थोड़ी बनवाया है, आपने अयोध्या में बनवाया है और वहां से आप हार गए, तो वहां पर तो मुख्य कारण है। और सबसे बड़ी बात, जिसके नेतृत्व में, जिनके ये नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहाँ से लड़ रहे हैं? जिनके ये नेतृत्व में इन्होंने पूरा लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो लड़ कहाँ से रहे? बात वहां की नहीं होगी तो कहाँ की करेंगे आप? अविरल जी, आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, नहीं करेंगे? आपने चुनाव हिंदू मुस्लिम पे रखा है, तो हिंदू मुस्लिम आपने राम मंदिर अयोध्या बनवाया है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो आप उस राज्य की बात नहीं करेंगे, किस राज्य की बात करेंगे आप? और देखिए अविरल जी, यहां पर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी सभी उनके प्रवक्ताओं ने ली हुई है कि प्रवक्ता ही जवाब देंगे क्यों हारे। मैं ये कहता हूं कि मेरे साथ उन दिनों के बीच में और अब तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं, नेता जुड़े हैं, वो भी इस गलती को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि ये जो अब तक की रणनीति थी चुनाव के दौरान, वो भारतीय जनता पार्टी की गलत थी, और वो जो आरएसएस वाला, संघ वाला जो बयान था जेपी नड्डा का, वो भी बिल्कुल गलत था। जी देखिए, जैसे नतीजे आने चाहिए थे उत्तर प्रदेश में वैसे नहीं आए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश के आधार पर चर्चा करना ये भी सही नहीं है। साउथ को भी देखा जाना चाहिए। साउथ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इंक्रीज हुआ है, उस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हुआ है, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी दबदबा बनाया था, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा रैलियां की गई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 4-4, 5-5 जनसभाएं कर रहे थे, तो उस उत्तर प्रदेश की तो बात करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर डिबेट क्यों चल रही थी इतनी ज्यादा इससे पहले? जब तक नतीजे नहीं आए थे तब तक केवल अरविंद केजरीवाल पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन आज कहीं केजरीवाल की चर्चा क्यों नहीं की जा रही? केजरीवाल की चर्चा करनी चाहिए कि केजरीवाल फैक्टर खत्म हो गया। इस बात को कहने में क्या संकोच होता है? केजरीवाल फैक्टर खत्म नहीं हुआ है, आप पंजाब में देख लीजिए। अच्छा, नहीं हुआ है केजरीवाल फैक्टर खत्म? 7 में 0 सीटें लेकर केजरीवाल फैक्टर पंजाब में आप पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में आपका सफाया हुआ है कि नहीं हुआ है? आप पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में आपका सफाया हुआ है कि नहीं हुआ है? पार्टी की आप लोगों ने केंद्र शासित राज्य, वहां पर आप लोग मनमानी कर मनीष सिसोदिया और क्या नाम संजय सिंह जी को, इन लोगों को आप जेल भिजवाते हैं। अभी तक आपने ये बताइए, इसके अलावा किया क्या है आपने? ईडी सीबीआई जेल भिजवाने के अलावा आपने क्या किया है? ये सही नहीं रहेगा, आप बोलते रहिए। नहीं, अच्छा, गंगाराम जी एक बात और मायने रखती है। अब की बार वाकई जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज की सर्वदलीय बैठक में कहा कि अब की बार ईवीएम का रोना कोई नहीं रोया, वरना ईवीएम का जिक्र हर चुनाव में चलता था, तो अब की बार आपकी तरफ से भी ईवीएम का कोई मसला नहीं आया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ईवीएम को लेकर अभी तक कभी बयान नहीं दिया है जी, और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, ना ही हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कभी ईवीएम का कुछ कहा है। ये कुछ क्षेत्रीय दल थे जो कहते थे, लेकिन हाँ इस बार जो है, देखिए मैं ईवीएम को लेकर आज भी कह रहा हूँ कि अगर इनको लगता है
हम कह रहे पूरे भारत का न कराइए, आप किसी एक राज्य का करा लीजिए, उत्तर प्रदेश करा लीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं सच के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अपनी सीट बिहार जाएंगे। अगर ये बैलेट पेपर चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी भी अपनी सीट हार जाएंगे। नहीं, देखिए जिस हिसाब की स्थिति अब की बार बनारस में बनी थी तो उससे तो यही लग रहा था कि वहां पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह की कमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रह गई है, या तो विकास कह लीजिए या वहां की जनता के लिए जो वादे किए गए थे वो कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मायने रखती है और इन चीजों का फर्क चुनाव के दौरान ही देखने को मिलता है। अविरल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी ठीक है, मैं अविरल जी, अब जो आज सर्वदलीय बैठक हुई है मैं उस हिसाब से आपसे सवाल कर लेता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मायने रखते हैं अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एनडीए की सरकार अगर फिलहाल देश में बन रही है तो उन दोनों का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक तो उन्होंने किसी तरह की मांग की नहीं है, लेकिन जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उनका एक बयान कर लिया गया था कि अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार हो और यूसीसी पर दोबारा विचार हो। तो अगर वो कहेंगे तो उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को अपने फैसलों में तब्दीली तो करनी पड़ेगी। राजीव भाई, अविरल जी, देखिए एनडीए गठबंधन पूरा मजबूत है, इस बात को समझ लेना चाहिए। ठीक है, कोई किसी प्रकार की समस्या हमारे गठबंधन में नहीं है। हमारा गठबंधन देश के विकास के लिए है जी। ये एनडीए गठबंधन गरीबों के कल्याण के लिए है और नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से 5 साल तक निरंतर गरीबों पीड़ितों के लिए कार्य करते रहेंगे, पीड़ितों के न्याय के लिए कार्य करते रहेंगे। इस बात को कांग्रेसियों को समझ लेना चाहिए और कांग्रेस के लोग इस बात को भी स्पष्ट कर दें कि पश्चिम बंगाल में इन्हें कितनी सीटें मिली हैं। इन्हें स्पष्ट करना चाहिए मध्य प्रदेश में इन्हें कितनी सीटें मिली हैं, उत्तराखंड में इन्हें कितनी सीटें मिली हैं, हिमाचल प्रदेश में इन्हें कितनी सीटें मिली हैं, दिल्ली, गुजरात और छत्तीसगढ़ में इन्हें कितनी सीटें मिली हैं। इस बात को कांग्रेस वालों को स्पष्ट कर देना चाहिए। ये ट्रिपल डिजिट में नहीं जाते, उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, गंगाराम जी, देखिए आप पंजाब देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, आपका देखिए आज जीरो पर आप गए हैं। जो आपका 2014 से 2019 में जो रिकॉर्ड था उससे आप फर्श पे आए हैं, नीचे आप आ रहे हैं। हमारा स्तर बढ़ता जा रहा है, हमारे वोट प्रतिशत भी बढ़ा हुआ है और हमारी इस बार सीटें भी बढ़ी हुई हैं। कम हुई है तो आपकी ग्राफ गिर रहा है तो आपका गिर रहा है। और अब की बार मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, क्योंकि ये जो वादे, एक तो इन्होंने इस बार कोई भी, ये देखिएगा करते क्या है, इस बार ये किसी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार है। और वादे के साथ कह रहा हूं कि गठबंधन इनका तितर बितर इधर से उधर होगा जरूर, खींचतान मचेगी जरूर। नहीं गंगाराम जी, उधर रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की डिमांड कर दी गई है, गृह मंत्रालय की बात उधर से कर दी गई है। अगर ये इनको देंगे तो अमित शाह जी को क्या समझाएंगे, ये नहीं बिल्कुल, राजनाथ जी को क्या बताएंगे ये? नहीं गंगाराम जी, देखिए एनडीए के सरकार और जो दलों को मिलाकर गठबंधन के साथ जो सरकार बनी थी वो 2014 में भी बनी थी बीजेपी की, लेकिन अब की बार ना ये कह सकते हैं कि लोग गलत मिल चुके हैं उसमें, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार जी का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कब अपना पाला बदल लें। ठीक है, उधर चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी जी में जो पहले तीखी नोकझोंक होती थी वो भी सभी को याद है। कब चीजें उभर कर आ जाएं सामने ये कह नहीं सकते ना, लेकिन उन्होंने भी अपनी मांगे रख दी हैं चंद्रबाबू नायडू जी ने कि भाई हमें लोकसभा स्पीकर चाहिए, इसके अलावा हमें 6 मंत्रालय चाहिए। अविरल जी, पूरा कर पाएंगे? देखिए इस बार मैं वही कह रहा हूं कि इनका उलटफेर बहुत तगड़े से होगा और ये लोग सरकार अब की नहीं चला पाएंगे। ठीक है, ठीक है, सरकार पिछली बार थी, लेकिन पिछली बार ये बहुमत से थे, इस बार इनका बहुमत नहीं है। और इस बार ये लोग देखिए जिस तरीके से मंत्रालय बांटे गए हैं उस मैं हिसाब से कह रहा हूं कि इनका
अब की ये सरकार पूरी नहीं हो पाई, इनकी साल भर फिर 6 महीने सरकार चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है गंगाराम जी। अविरल जी, लास्ट कमेंट है आपका, समय कम है जी। देखिए, जो 99 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, ये 99 सीटें भी अगले लोकसभा चुनाव में 2029 में नहीं मिलेंगी। इस चलिए बात ठीक को है, इन्हें याद रख लेना चाहिए। ठीक है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्राफ साथ जुड़ने के आपका लिए। गिर रहा है और जिस लगातार। हिसाब से आज सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और अब 9 तारीख में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन जो सभी सहयोगी दल हैं उनमें से कितने लोग हमेशा के लिए 5 साल के लिए साथ बनाकर रहेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई तरह की मांगें निकलकर सामने आ रही हैं। अब नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को मानेगी, उनको मंत्रालय देगी। और सबसे बड़ी सिरदर्दी जो यहां पर बनी हुई है, जो वो दल हैं जिनके पास 1-2 सीटें हैं, वो भी मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।